हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आइए आज हम आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में, बहुत ही शानदार सेशन में, जिसके अंतर्गत हम लोग आज क्लास 12 के केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे, जो कि आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कहीं छोड़ के मत जाइएगा। आई श्योर यू कि निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपको 10 से 15 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। इसलिए 10 से 15 नंबर का वास्ता है, आपको वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। और यदि अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और यदि आपको किसी प्रश्न का जवाब पता हो तो फटाफट कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको जो है वह क्या लग रहा है, कौन सा आंसर सही है, आप क्या सोच रहे हैं इस प्रश्न के बारे में। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत हम लोग एक बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सवाल के साथ करते हैं। पहला जो सवाल है वो है, अमोनिया आर्द्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका अमोनिया है और यहाँ पर देखिए क्या है, अमोनिया के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं बाबू? वो एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। यह भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अमोनिया का जो प्रसंकरण होता है वो क्या होता है बाबू? sp3 होता है। यह भी जो है वह पूछा जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो संरचना होती है, ये होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है बाबू? टेट्राहेड्रल होता है, यानी चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। और इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है बाबू? इसकी आकृति जो होती है वो पिरामिडल होती है। क्या होती है बाबू? पिरामिडल होती है। ये तमाम जानकारी आपको जाननी चाहिए। ये सारी के सारी जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। पूरा का पूरा केमिस्ट्री आपका जो है वह आपका रिवाइज होने वाला है। इसलिए कहीं छोड़ के मत जाइएगा। और अभी तक लाइक बटन को हिट नहीं किए हैं तो जल्दी से हिट कीजिए। सबसे पहले इस अमोनिया को हम लोग किस विधि से बनाते हैं बाबू? हैबर विधि से बनाते हैं। किस विधि से बनाते हैं बाबू? हैबर विधि से। बहुत बार पूछा गया है। और इसमें जो उत्प्रेरक रहता है वो Fe चूर्ण रहता है। क्या रहता है बाबू? Fe चूर्ण, यानी लौह चूर्ण का प्रयोग हम लोग उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पे करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हो गए। अब बात कर लेते हैं कि अमोनिया का जो जलीय विलयन होता है, अमोनिया का जलीय विलयन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अमोनिया का जलीय विलयन कैसा होता है। तो ये क्षारीय होता है बाबू। क्या होता है? अमोनिया का जलीय विलयन क्या होता है बाबू? क्षारीय होता है। ये याद रखना है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और क्षार क्या करता है बाबू? क्षार का काम क्या होता है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लिटमस, लाल लिटमस पत्र को जो है वह नीला कर देता है। कैसा कर देता है बाबू? नीला कर देता है। और यहाँ से आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अम्ल जो है वह क्या करता है? तो अम्ल का काम है नीले लिटमस को लाल करना। नीले लिटमस को लाल करना, ये किसका काम है? अम्ल का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी नीला हो जाएगा। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करती है। देखिए, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर किस पर निर्भर करती है? तो एक्टिव मास पर। किस पर निर्भर करती है बाबू? एक्टिव मास पर या एक्टिव वेट पर निर्भर करती है। कि आपको ये ध्यान देना है कि कितना एक्टिव मास उस अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अब मान करके चलिए मास बहुत है, लेकिन अभिक्रिया में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सक्रिय भार पर। टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है, प्रेशर पर भी निर्भर करता है, ताप पे भी निर्भर करता है, दाब पे भी निर्भर करता है। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। उत्प्रेरक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, इस पर भी निर्भर करता है, विकिरण पर भी निर्भर करता है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। लेकिन गिवन ऑप्शन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सक्रिय भार। और बाकी के ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू और कई बार पूछा गया है कि द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन है। तो देखिए, ये जो लेक लॉन्चे सेल है ये प्राथमिक सेल है। क्या है बाबू?
प्राथमिक सेल है, और यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी जो है वह आपका द्वितीयक सेल का उदाहरण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांद्रण सेल भी आपका क्या है बाबू, प्राथमिक सेल का उदाहरण है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। आप लोगों का बहुत डिमांड था सर केमिस्ट्री का वीडियो लाइए, केमिस्ट्री का वीडियो लाइए, तो हम आप लोगों की डिमांड को लेकर आज उपस्थित हैं। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसी तरह से हमको मोटिवेशन मिलते रहे और रोज़ हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट लेकर आए, ताकि 2023 में परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ आप ही नजर आए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित स्पीशीज में किसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है? देखिए 4 विकल्प दिया गया है और इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के प्रश्न है कि किनकी संरचना जो है वह क्या होती है बाबू, चतुष्फलकीय होती है। तो जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में जो हमारा NiCl4 2- है, इनकी संरचना कैसी होती है बाबू? तो इनकी संरचना होती है चतुष्फलकीय। इनकी संरचना कैसी होती है बाबू? चतुष्फलकीय। बाकी सब की बात कर लेते हैं तो इनकी संरचना होती है वर्गतलीय। बाकी सब की संरचना कैसी होती है बाबू? वर्गतलीय होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब जो चतुष्फलकीय होता है उसका प्रसंकरण sp3 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से हम लोग इसको जाने कि इसकी संरचना चतुष्फलकीय, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है ना, अगले वीडियो में। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? देखिए यहाँ पे क्या है, सारे के सारे कोयला के क्रिस्टलीय अपरूप यानी कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप दिए गए हैं, चाहे वह एंथ्रासाइट कोक हो, हीरा हो, ग्रेफाइट हो, और ये अक्रिस्टलीय अपरूप है यहाँ पे चारकोल। ये तीनों के तीनों क्रिस्टलीय अपरूप है और ये जो है वह क्या है, अक्रिस्टलीय अपरूप है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से देखिए क्या है कि कार्बन का जो अपरूप है ग्रेफाइट है ना, यह जो है वह विद्युत का क्या होता है बाबू, यह विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट में कार्बन का जो प्रसंकरण होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। हीरा में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है बाबू, sp3। तो हीरा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वह विद्युत का क्या होता है बाबू, सुचालक होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, फ्रेंकल दोष किसमें होता है? देखिएगा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम क्लोराइड जो है वह शॉर्टकी दोष को दर्शाता है। किस दोष को दर्शाता है बाबू, शॉर्टकी दोष को। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि सोडियम क्लोराइड किस दोष को दर्शाता है, तो शॉर्टकी दोष को। चाहे सोडियम क्लोराइड हो या फिर आप पोटेशियम क्लोराइड को भी ले लोगे तो ये भी आपका जो है वह शॉर्टकी दोष को दर्शाता है। आप देख लेते हैं यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है बाबू, सिल्वर ब्रोमाइड है। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये फ्रैंकल दोष को भी दर्शाता है और शॉर्टकी दोष को भी, ये दोनों को दर्शाता है बाबू, फ्रैंकल दोष को भी और शॉर्टकी दोष को भी। इसलिए भी ये ऑप्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह कौन सा यौगिक है जो फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दोनों दर्शाता है, तो आप सिल्वर ब्रोमाइड को क्लिक करेंगे। अब आप पूछ सकते हैं सर आपने हीरा और ग्रेफाइट को टच क्यों नहीं किया? क्योंकि जो ये आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिकों के द्वारा ही जो है वह फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दर्शाया जाता है। तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो आयनिक यौगिकों के द्वारा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? या इस प्रश्न को परीक्षा में ऐसे भी पूछा जाता है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण कराने से क्या बनता है? तो देखिए क्या है कि कैल्शियम फॉर्मेट का जब आप शुष्क श्रवण कराते हैं, देखिए ये आपका जो है वह क्या है बाबू, ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट है। क्या है बाबू, ये आपका कैल्शियम फॉर्मेट है। और जब इसको आप गर्म करेंगे, जब इसका आप शुष्क श्रवण कराएंगे तो ये आपका क्या बन जाता है, तो ये आपका बन जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, ये आपका बन जाता है HCHO और साथ में बन जाता है CaCO3। डैट मीन्स ये आपका मेथेनल क्या बन जाता है बाबू, मेथेनल, या इसी का जो साधारण नाम होता है वो होता है क्या,
फॉर्मल्डिहाइड, यानी यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड बनता है, यानी ऑप्शन एक हमारा बिल्कुल क्या है बाबू, सही जवाब है। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। ये पूरा का पूरा सेशन जो है वह मस्त क्वेश्चन से भरा पड़ा है, आप कहीं मत जाइएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज़्यादातर डाउट जो है वह क्लियर हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा क्या है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड या गलित सोडियम क्लोराइड, इस तरह से प्रश्न पूछता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराने पर जो है वह हमारा कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो देखिए, जब सोडियम क्लोराइड द्रवित अवस्था में हो तो उसका हम लोग जो है वैद्युत अपघटन कराएंगे तो क्या होता है कि हमारा जो है वह सोडियम जो है वह एक इलेक्ट्रॉन ले करके वह वापस सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, और क्लोरीन जो है वह आपका 2Cl- ये जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह मुक्त करके किस में बदल जाता है, Cl2 में बदल जाता है। तो यहाँ ये सोडियम जो है ना बाबू, ये आपका कैथोड पर मुक्त होता है। किस पर मुक्त होता है, कैथोड पर। और क्लोरीन जो है वह किस पर मुक्त होता है बाबू, एनोड पर मुक्त होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम। यहाँ से हमारा एक कंसेप्ट और भी होता है जिसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रश्न ये होता है कि जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर, जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या मुक्त होता है, वैद्युत अपघटन कराने पर। तो जब आप जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है बाबू, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। यानी द्रवित और गलित सोडियम क्लोराइड का अगर वैद्युत अपघटन कराएंगे तो कैथोड पर सोडियम मुक्त होगा, और अगर जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन आप करा दोगे तो कैथोड पर क्या मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, याद रखना। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में किसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होती है। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। +2 ऑक्सीकरण अवस्था जो है वह किसकी ज़्यादा स्थायी होगी, किसकी ज़्यादा स्थिर होगी। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे जो तत्व दिए गए हैं उनकी। तो यहाँ पर जो आपका प्लम्बम है ये वर्ग 14 का तत्व है। किसका है बाबू, वर्ग 14 का। वर्ग 14 के जो तत्व होते हैं, केमिस्ट्री सर गेव सन की प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे नीचे जो दोनों तत्व दिए गए हैं वो क्या है बाबू, धातु हैं। और वर्ग 14 के +4 ऑक्सीकरण अवस्था होते हैं, +4 के साथ साथ ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था को भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और +2 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ ज़्यादा अस्थायित्व को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, PB हो जाएगा, यानी प्लम्बम यानी लेड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जो है वह इनके नाम को जानेंगे कि इनके नाम क्या हैं। देख लीजिए, इनके नाम होते हैं पोटेशियम, और ये कई बार पूछा गया है बाबू, पोटेशियम। देखिए यहाँ पे हेक्सा, क्या है बाबू, हेक्सा, साइनो, क्या है बाबू, साइनो, और फिरेट 2। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, ध्यान से देखना है कि इसमें फेरस का जो है वह प्रसंकरण पूछ रहा है। तो हम लोग एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंतर्गत हम लोग जो जटिल यौगिक हैं उनके प्रसंकरण और उनकी संरचना की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि इसका जो प्रसंकरण होता है वो D2sp3 होता है। क्या होता है बाबू, D2sp3 होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो अष्टफलकीय होती है। क्या होती है बाबू, अष्टफलकीय। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो संरचना होगी वो क्या होगी, अष्टफलकीय होगा। अगर इसका प्रसंकरण D2sp है तो इसका जो है वह संरचना क्या हो जाएगा, तो वर्गतलीय हो जाएगा। अगर प्रसंकरण sp3 है तो उसका जो है वह संरचना क्या हो जाएगा, तो उसका संरचना हो जाएगा चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगा बाबू, चतुष्फलकीय। कभी कभी यह भी पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस के सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं। देखिए, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। क्या बाबू, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। जब किसी ठोस की सतह पर कोई द्रव या गैस के कण आकर के चिपकते हैं
और सिर्फ इसके ऊपरी सतह पर और थोड़ा सा भीतर प्रवेश करता है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इस घटना को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, ठोस की सतह और द्रव या गैस की सतह के बीच यहाँ पे जो बल कार्य करता है वह बल होता है कमजोर वंडरवाल बल। क्या होता है बाबू, कमजोर वंडरवाल बल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अधिशोषण क्या होती है, एक पृष्ठीय घटना होती है। क्या होती है बाबू, एक पृष्ठीय घटना है, ये इसको याद रखना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक होते हैं। यहाँ से भी एक दो प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि CnH2n+2 जो है वह एल्केन का सामान्य सूत्र है। किसका सामान्य सूत्र है बाबू, एल्केन। एल्केन जो है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या है बाकी के ऑप्शन पे। एल्कीन का हमारा जो सामान्य सूत्र होता है, यह भी कई बार पूछा गया, CnH2n, ये एल्कीन का सामान्य सूत्र होते हैं। और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n माइनस क्या होता है बाबू, 2 होता है। अब देखिए इसका जो पहला सदस्य होता है वो C2H4 होता है। पहला सदस्य क्या होता है बाबू, C2H4। इसका जो साधारण नाम होता है ये भी याद रखिएगा, इसका साधारण नाम होता है एथिलीन। और इसका जो आयुपेक नाम होता है बाबू, ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे। इसका जो आयुपेक नाम होता है वो क्या होता है बाबू, एथेन होता है, माफ करें एथीन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मेथेन। मेथेन को सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन माना जाता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन किसको माना जाता है बाबू, मेथेन को माना जाता है, ये याद रखना है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे और एल्काइन का बात कर लेते हैं कि एल्काइन का जो हमारा प्रथम सदस्य है वो कौन है। तो एल्काइन का प्रथम सदस्य C2H2 है। इसका जो साधारण नाम होता है, इसका साधारण नाम है आपका एसीटिलीन। क्या नाम है बाबू, एसीटिलीन। और इसका जो आयुपेक नाम है वो, इसका आयुपेक नाम जो है वह क्या है बाबू, एथाइन है। क्या है, एथाइन है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्षारकीय धातु हैलाइड के रंगीन होने का सामान्य कारण क्या है। देखिए जो क्षारकीय धातु हैलाइड होते हैं उनके रंगीन होने का क्या कारण है, तो उनके रंगीन होने का कारण है F केंद्र। अब बात कर लेते हैं F केंद्र की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। F केंद्र क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी गई ऋणायन रिक्तियों को F केंद्र कहते हैं। और इस क्रम में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन है ना ऋणायन रिक्ति को भरने के लिए आता है तो वो दोलन करता है, उस क्रम में कुछ एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है, उसके जो है वह कुछ एनर्जी को रिलीज करता है। इस प्रक्रिया में वह विशेष वर्ण को दिखाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित रहता है। देखिए यहाँ पे ओलियम जो है वह उसका सूत्र होता है H2S2O7। और ओलियम को ना बाबू संपर्क विधि से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, संपर्क विधि से, है ना, संपर्क विधि से बनाया जाता है। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं कि ये H2SO4 जो होते हैं इसके दो अवयव मुख्य रूप से होते हैं, एक सल्फ्यूरिक अम्ल, एक क्या होता है बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होते हैं। ओलियम के दो अवयव की बात हम कर रहे हैं। और दूसरा होता है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी SO3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। देखिए ये SiO2 सिलिका है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF। और इसकी अभिक्रिया से हम लोगों को जो है वह क्या प्राप्त होता है, तो इसकी अभिक्रिया से SiF4 यानी सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड यानी ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों को क्या होता है बाबू, प्राप्त होता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है K3CrOX का हॉल 3 में क्रोमियम की उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से OX जो है वह क्या है बाबू, ऑक्सिलेटो। क्या है बाबू, ऑक्सिलेटो। और ये ऑक्सिलेटो जो है ना वो द्विदंतुर लिगेंड है। क्या बाबू, द्विदंतुर लिगेंड, जिसको हम लोग जो है वह बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। और ये जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है
कितनी संख्या में है, 3 संख्या में। तो यहाँ पे क्रोमियम का जो है वह उपसन संयोजन संख्या क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 दूनी 6, यानी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। और इस तरह के सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। अब देखिए यहाँ पे कि ये आपका एल्किल हैलाइड है और इसको जो है वह हम लोग किस में चेंज कर रहे हैं बाबू, अल्कोहल में। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि यह जो आपका X यानी हैलोजन है वह हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है बाबू, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। जब इसको जलीय NaOH से अभिक्रिया आप करवा दीजिएगा तो यहाँ पे इसका जो NaOH यानी हाइड्रोक्सिल मूलक है ये आपके हैलोजन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो है वह क्या बोलते हैं बाबू, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह ने क्या किया कि हैलोजन को विस्थापित करके उसका जगह ले लिया, तो ये अभिक्रिया आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आयनिक आकार का सही क्रम है। तो आयनिक आकार का सही क्रम क्या होगा बाबू, पहले आपका सीरियम होगा, अस्टेटिनम होगा, एट्रियम होगा और देन आफ्टर क्या होगा, ल्यूटीशियम होगा। यहाँ पर देखिए इसका 58 परमाणु संख्या 50 और यहाँ पर इसका 70 और यहाँ पे 71। आप ये कह सकते हैं कि सर जो है वह इस तरह से आप क्यों किए इसके आकार को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारा प्रभाव होता है। यहाँ पे लेंथेनाइट संकुचन आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे क्या, तो यहाँ पर जो है वह इनर्ट पेयर इफेक्ट आ रहा है। इस वजह से इसका जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आरोपित विद्युत क्षेत्र में कोलाइड कणों की गति क्या कहलाती है। देखिए जब विद्युत क्षेत्र में कोलाइड कणों को ले जाते हैं तो इस गति को हम लोग वैद्युत कण संचलन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, वैद्युत कण संचलन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। यानी विद्युत धारा के क्षेत्र में जब कोलाइडी कणों को गुजारते हैं तो इस प्रक्रिया को वैद्युत कण संचलन कहते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रॉन से स्नेह करने वाला। अब इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे BF3 जो है वह इलेक्ट्रॉन विपन्न केंद्र का उदाहरण है। क्या बाबू, इलेक्ट्रॉन विपन्न केंद्र का उदाहरण है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो निश्चित रूप से ये मान करके चला जाए कि पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखिए इसके पास तो ऑलरेडी जो है वह इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही ना होकर के क्या है बाबू, तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। क्या है ये, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो यह भी आप ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। देखिए कैनिजारो प्रतिक्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं कि कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड, क्या बाबू, फॉर्मल्डिहाइड, यानी फॉर्मल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड है ना, ये कैनिजारो अभिक्रिया देता है। ये क्या देता है बाबू, कैनिजारो अभिक्रिया देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा। तो फॉर्मल्डिहाइड तो भैया देगा, ये तो कैनिजारो अभिक्रिया देगा। एसिटल्डिहाइड आपका कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा गुरु। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन वाला जो है वह कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल सही है। बात बेंजल्डिहाइड की कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी आपका जो है वह क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये भी जो है वह कैनिजारो अभिक्रिया देगा। और बात हम लोग जो है वह किसकी कर लेते हैं, तो बात हम लोग फ्यूरल की कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है बाबू, ये आपका फ्यूरल है और यह जो आपका फ्यूरल है यह भी आपका जो है क्या करेगा, यह भी आपका जो है वह कैनिजारो अभिक्रिया देगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग 10⁻² मिनट है, तो अर्ध आयु क्या होगा। देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है उसके लिए हम लोग T½ बराबर फॉर्मूला याद रखते हैं 0.693/K।
और ये फार्मूला बहुत ही एवरग्रीन है और बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु का काल क्या होता है, तो टी बराबर 0.693/K आपको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए क्या है कि टी हाफ आपको निकालना है और यहाँ से 0.693/10⁻⁻2 मिनट। अब देखिए यहाँ पे ये है, अब इसको अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 0.693 × 10⁻2 यानी 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 69.3 मिनट। ये राइट आंसर हो जाएगा 69.3 मिनट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर याद रखिएगा और इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एल्किल हाइलाइड को अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया डैश में निहित होती है। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं कि ये आपका एल्किल हाइलाइड है और इसको आप NaOH, क्या है बाबू, NaOH एक्वस से अभिक्रिया करा दीजिएगा तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये आपका अल्कोहल बन जाता है और साथ में सोडियम हैलाइड बनता है। अब देखना क्या है कि ये जो हाइड्रोक्सिल समूह है ये हैलोजन को जो है वह डिस्प्लेस कर दिया, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया यानी विस्थापित कर दिया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो होता है वो HNO3 होता है। यहाँ से एक चीज़ और भी याद रखना है आपको, एक्वा फोर्टिस, इसको और किस नाम से जानते हैं, एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते हैं और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्वा फोर्टिस का सूत्र क्या होता है। इसके बारे में देख लेते हैं और भी कुछ कंसेप्ट। ये एक अम्ल है और यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं बाबू, ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं। दूसरी बात क्या है, एक भास्मिक अम्ल है, ये भी आपको याद रखना है कि ये क्या है बाबू, एक भास्मिक अम्ल है। HNO2 जो है वह ये नाइट्रस अम्ल है। HNO2 क्या है बाबू, ये नाइट्रस अम्ल है, ये भी आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या क्या है। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए हम लोगों को सूत्र याद रखना है। सबसे पहले जो है वह परमाणु संख्या लिखेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उनकी परमाणु संख्या माइनस इनके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, यानी कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्यागा है वो लिखना है, और प्लस लिगेंडों द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन, यानी लिगेंडों से कितना इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिया है। अब सबको जब हम लोग सम करेंगे, सबको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट का परमाणु संख्या कितना होता है 26। अब इसने कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, इसको निकालने के लिए हम लोग इसका पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। x + En का 0 × 2 और प्लस क्या हो जाएगा -1 × 2 बराबर क्या हो जाएगा +1, यानी x बराबर क्या आ जाएगा +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया बाबू, त्यागा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -3। और देखिए यहाँ पे क्या है, चूंकि En जो है वह द्विपरमाणुक है, क्या है बाबू, इनका जो है वह द्विदंतुर लिगेंड है। क्या बाबू, द्विदंतुर, क्या है, द्विदंतुर लिगेंड है। तो ये द्विदंतुर लिगेंड है, तो एक En जो है वह 4 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 En कितना दे देगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन En दिया और यहाँ पर जो है वह क्लोरीन भी जो है वह इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा, तो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 38, और 38 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा बाबू 35, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है। देखिए ये एसीटोन है आपका, यही एसीटोन है, ठीक है ना। और इसका जो है वह आयुपेक प्रणाली में नाम क्या होता है, तो 1 2 3 के लिए संगत अल्केन क्या होता है प्रोपेन, और प्रोपेन में कीटोन जोड़ देंगे तो ऑन, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन, है ना। आपको याद रखना है क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। अब मिथाइल एमीन को बनाया जाता है किस विधि द्वारा। देखिए जब एसिड एमाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया बाबू, जब एसिड एमाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ, माफ करें ब्रोमीन के साथ NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं
तो उस परिस्थिति में आपको जो है वह प्राइमरी एमीन की क्या होती है, प्राप्ति होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बहुत बार पूछा गया है। कितना बार पूछा गया कि मिथाइल एमीन को किस विधि द्वारा बनाते हैं, तो मिथाइल एमीन चूंकि प्राइमरी एमीन है तो इसको हम लोग हॉफमैन ब्रोमाइड विधि द्वारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, हॉफमैन ब्रोमाइड विधि, ये याद रखना है, यही आपका हॉफमैन ब्रोमाइड विधि है निश्चित रूप से। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? तो कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो है हम उसके गलनांक से पता करते हैं। किससे पता करते हैं बाबू? गलनांक से पता करते हैं। गलनांक से डिटरमाइन कर लेते हैं कि उसकी शुद्धता का जो है वह क्या लक्षण है, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। PCl5 है। देखिए PCl5 ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही मस्त सवाल है बाबू कि PCl5 क्या है। तो PCl5 जो है वह क्या बाबू, एक ऑक्सीकारक है। क्या बाबू, ऑक्सीकारक है, ये याद रखना है आपको। क्यों ऑक्सीकारक है? तो देखिए यहाँ पे PCl5 में अगर बात करते हैं तो फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या +5 जो कि मैक्सिमम है। अब यह ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा नहीं सकता है, घटा सकता है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या? इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या क्या होती है। देखिए ये आपका जो है वह इथाइन है और इसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को हम लोग गिन लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड आपका जो है वह ये आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, तो 2 हो गई। तो यहाँ पर इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू, 2 हो जाएगी। बाकी सिग्मा बॉन्ड की बात कर लेते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितना, 3 और पाई बॉन्ड कितना, 2। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्रव स्नेही क्लोराइड के अस्थायी होने का कारण क्या है? देखिए द्रव स्नेही क्लोराइड के अस्थायी होने का कारण क्या है कि उस पर जो परिक्षेपण माध्यम का जो परिक्षिप्त प्रावस्था पर परिक्षेपण, देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था पर परिक्षेपण माध्यम एक परत चढ़ा लेता है और जब ये परत चढ़ा लेता है तो निश्चित रूप से उसकी अस्थायित्व को उसको प्रोटेक्ट करेगा, वो ज़्यादा अस्थायी हो जाएगा। यानी कणों पर परिक्षेपण माध्यम का जो परत चढ़ जाता है, परिक्षिप्त कणों पर जो परिक्षेपण माध्यम का कण चढ़ता है, यही जो है वह द्रव स्नेही क्लोराइड को क्या बना देता है, अस्थायी। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैनिजारो अभिक्रिया देता है। देखिए अभी हमने बताया आपको कि कोई भी जो है वह एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो अभिक्रिया देगा, यानी यहाँ पे जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि इथेनॉल से एस्टल्डिहाइड में परिवर्तन हम लोग करेंगे, उसके लिए किस अभिकर्मक की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए जब यहाँ पे हमारा इथेनॉल हो और इथेनॉल को हम लोग जो है वह किस में बदल रहे हो, एस्टल्डिहाइड में, तो नॉर्मली हम लोग इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। और ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो पीसीसी की उपस्थिति में कराते हैं। और ये पीसीसी होता क्या है, पोटेशियम, क्या होता है बाबू, पोटेशियम क्लोरोक्रोमेट होता है। और इसका जो सूत्र होता है KCrO3Cl, यानी यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे CnH2n जो है वह किसका सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का। और CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है बाबू, एल्केन का होता है। और यहाँ पे CnH2n-2 जो है वह एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। किसका सामान्य सूत्र होता है बाबू, एल्काइन का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। कार्बोनिल समूह में जो है वह कार्बन परमाणु का प्रसंकरण होता है। देखिए ये आपका कार्बोनिल समूह है और कार्बोनिल समूह जनरली एल्डिहाइड और कीटोन किस में रहता है बाबू, एल्डिहाइड और कीटोन कॉन्टेनिंग कंपाउंड में रहता है। और इसमें जो कार्बन का प्रसंकरण होता है वो क्या होता है बाबू, sp2 होता है। क्या होता है बाबू, sp2 होता है। और ये जो है वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यह भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये तमाम क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे और आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और यदि आप इसी तरह से प्यार देते रहेंगे तो हम आपके लिए डेली स्पेशल वीडियो लेकर केमिस्ट्री का आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।